प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डीआर आर्ट बायोलॉजी ग्रुप में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, अपने डिस्क्राइब टाइप के वीडियो श्रृंखला के साथ साथ अब एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपने विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये जो वीडियो की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में केवल जेट के विद्यार्थियों के लिए ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नहीं होंगे। जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट तथा ऐसे समस्त विद्यार्थी जो साइंस के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सहायक सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। तो विद्यार्थियों, इसी श्रृंखला के प्रारंभिक चरण में आज हम 2017 जेट एग्जाम में पूछे गए बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने वीडियोस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से दें, ताकि इसी सीरीज को, इसी श्रृंखला को आगे अपने इम्प्रूवमेंट के साथ सुधार करते हुए आपके लिए उपयोगी पाठ्य सामग्री के साथ प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, जेट एग्जाम 2017 का पहला क्वेश्चन था, भारत में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन में अपने IUCN का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो विद्यार्थियों, ये वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित संस्था है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1981 में लागू हुआ। फिर पूछा गया, निम्न में से कौन सी राजस्थान की दुर्लभ प्रजाति है? तो क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, जिसे हम सफ़ेद मूसली के नाम से भी जानते हैं, ये राजस्थान में दुर्लभ प्रजाति है। और कॉमीफोरा वाइटाई, जिसे हम गुग्गल के नाम से भी जानते हैं, वो भी संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत शामिल है। फिर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह के दौरान वाई प्रतिरूप वाई सेप्ट का मॉडल किसने दिया था? ये इपिओडम ने प्रतिपादित किया था। फिर है लाइकेन संवेदनशील सूचक है। तो लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील होता है? तो अपने को पता है कि लाइकेन होता है वो SO2 प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है। SO2 प्रदूषित क्षेत्रों में लाइकेन नहीं पाया जाता। और SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार की वायु है, गैस है। तो हम कह सकते हैं कि ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है। अरंडी का वानस्पतिक नाम पूछा गया है, रिसिनस कम्युनिस। फिर है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, वनों के संरक्षण से संबंधित आंदोलन किसने स्थापित किया था? हरित पट्टी आंदोलन किसने स्थापित किया? तो वंगारी मथाई ने ये स्थापित किया था। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित इसको माना जाता है। राजस्थान के अंदर वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अमृता देवी उत्तरदायी है, जो कि जोधपुर के खिजड़ली में अपना बलिदान दिया था। इनके सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार दिया जाता है। और साथ ही साथ खिजड़ली मेला बढ़ता है जोधपुर के अंदर, जो कि एकमात्र राजस्थान का वृक्ष मेला है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। फिर निम्न में से कौन सा पादप ब्रसीरेसी कुल का सदस्य है? तो ब्रसीरेसी कुल का सदस्य है कॉमीफोरा वाइटाई। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है, यूपी के अंदर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीबा में बीजाणुद्भवन किस क्रिया के दौरान होता है? तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान होने वाली घटना है। आपको ध्यान रखना है कि अनुकूल स्थितियों में अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। फिर केंचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएं जो कशेरुकियों के किस अंग के समान है, जो कि उत्सर्जन से संबंधित है? तो ये कशेरुकियों के लीवर या यकृत से संबंधित संरचनाएं होती हैं। फिर मोलस्का का श्वसन वर्णक कौन सा पाया जाता है? इमोसाइनिन श्वसन वर्णक होता है। और अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो इमोसाइनिन का जो प्रमुख घटक होता है वो कॉपर होता है, जिसके कारण ही ये ब्लड ऑक्सीजनित होने की स्थिति में नीला दिखाई देता है। कॉकरोच में दिनकश में दृष्टि पूछी गई है, तो मिश्रित इंग्लिश के अंदर नाम दिया गया था मोजेक दृष्टि। तो विद्यार्थियों, ये भी आप साथ ही साथ ध्यान में रखना कि हिंदी वाले वाक्य अगर कोई दिमाग के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो आप जो दूसरा पार्ट एक तरफ किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर इंग्लिश मीडियम का होता है, उसमें उस शब्द को आप गहनता से देखिए। फेसियोला हेपेटिका की संक्रमणकारी अवस्था पूछी गई है, तो ये मेटासर्केरिया अवस्था होती है। और ये यकृतकृमि भेड़ के अंदर लीवर रोट या यकृत रोट नामक रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपने पूछा गया है, रेड हेरी कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अमस्कटा एल्बिस्ट्रिगा।
तो अगले क्वेश्चन में अपने दीमक या अनाल में कसाबीक पूछे गए हैं जो सूखी लकड़ी का पाचन करते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, सूखी लकड़ी के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, तो दीमक के अंदर सेलुलोज के पाचन करने की क्षमता होती है और इसके लिए प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होता है उन्हें ट्राइकोनिम्फा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ कोलोनिम्फा पाया जाता है। तो पूछा जाता है कि दीमक की आंतर के अंदर सेलुलोज का पाचन करने के लिए कौन से घटक, कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं, तो ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा। केंचुए के अंदर सेलुलोज का जो पाचन होता है वो सेलुलेज एंजाइम की सहायता से होता है। 18वां अपना क्वेश्चन है कि LD50 की इकाई क्या है। तो ये LD से यहाँ तात्पर्य विद्यार्थी होता है लीथल डोज या हानिकारक डोज, अर्थात विषाक्त पदार्थ की वह मात्रा जिसमें किसी जीवों की संख्या के 50% जीवों की मृत्यु हो जाए उसे हम LD50 के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए मिलीग्राम जंतु शरीर का वजन प्रति किलोग्राम में मुख्य इकाई होती है। तो ऐसे क्वेश्चन एक दो जो पूछ लिए जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना संश्लेषित यौगिक कौन सा है। पायरिथ्रोइड और प्राकृतिक जो वानस्पतिक यौगिक है वो पायरिथ्रम है। कीटनाशक जो पौधों के हानिकारक जीवों के नियंत्रण में उपयोगी हो सकते हैं उन्हें हम शाकनाशी के नाम से जानते हैं। और कीटों के कल्चरल नियंत्रण में फसल चक्रण शामिल है, जुताई प्रक्रिया शामिल है और प्रतिरोधी और सहनशील किस्मों का उपयोग करते हुए अपने कीटों के द्वारा बचा जा सकता है, इन पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये सारी विधियां कीट नियंत्रण में शामिल है। तो विद्यार्थियों इन पेपर को सोल्व करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि एक तो अपने को उस एग्जाम से संबंधित पैटर्न के बारे में जानकारी का पता चलता है और साथ ही साथ कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो पिछले जो क्वेश्चन पेपर में हमने अध्ययन किया था 18 और 19 का पेपर, तो उसमें IPM से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका था। यहाँ दोबारा से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि IPM का अभिप्राय क्या है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो IPM एक ऐसी विधि है जिसके दौरान एक निश्चित स्तर से अधिक कीटों की संख्या होने पर ही उन्हें समाप्त करने की राय दी जाती है। अगले क्वेश्चन में अपने संग्रहित अनाज का हानिकारक कीट पूछा गया है। खपरा बीटल संग्रहित अनाज को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। और नमी की मात्रा पूछी जाती है। तो संग्रहित अनाज में 8 से 10% से अधिक नमी होने पर कीट सर्वाधिक संग्रहित अनाज को प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन में व्हाइट ग्रब की नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था पूछी गई है। तो ग्रब और वयस्क दोनों अवस्थाएं नुकसान पहुंचाती हैं। पोड बोरर कीट किस में पाया जाता है। पोड का अर्थ होता है फली, तो ये फली दालों के अंदर पाई जाती है। तो दालों के अंदर पोड बोरर कीट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में अंडाशय से अंडा उपयुक्त में से किस अवस्था में मुक्त किया जाता है पूछा गया है। तो रज चक्र के 14वें दिन LH हार्मोन के प्रभाव से सेकेंडरी उसाइट अवस्था में अंडाणु का उत्सर्जन किया जाता है, जिसे अंडवाहिनी नलिका की ओस्टियम छिद्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और विद्यार्थियों ध्यान रखना, मनुष्य में निषेचन की क्रिया, अगला क्वेश्चन है अपना, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये डिंब वाहिनी नलिका के अंदर, जिसे हम अंडवाहिनी नलिका या फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, उसके एम्पुला भाग में पूर्ण होती है। तो निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पूर्ण होती है और रज चक्र के 14वें दिन निषेचन होने की संभावना सर्वाधिक पाई जाती है। रज चक्र के 14वें दिन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित LH हार्मोन के प्रभाव से सेकेंडरी उसाइट अवस्था का अंडाशय से मुक्त होना या अंडवाहिनी नलिका में प्रवेश करना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो यहाँ अंडोत्सर्ग के दौरान कौन सी संरचना मुक्त की जाती है पूछा गया है। तो सेकेंडरी उसाइट मुक्त की जाती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है, लगातार दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्यार्थियों ये कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं, जैसे अपने ब्लड क्लॉटिंग का हो गया, विटामिन वाला हो गया, इसके साथ अपने निषेचन से संबंधित टॉपिक हो गए, या फिर अपने प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित टॉपिक हो गए, या फिर अपने बात करें कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन के दौरान अपने इंटरफेज अवस्था और प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था में से निश्चित तौर पे हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको स्पेशली अच्छी तरह से इनका अध्ययन करोगे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है और कौन सा आयन सहायक होता है। तो कैल्शियम आयन इस क्रिया के दौरान सहायक होता है। फिर 29 क्वेश्चन में पूछा गया वियोजन वक्र किससे संबंधित है। तो ये वियोजन वक्र ऑक्सीजन से संबंधित है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के नाम से इसे हम जानते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता तथा CO2 के आंशिक दाब के बीच में खींचा जाता है। और इसका आकार भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि सिग्मोइड आकार का होता है। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र का दाईं तरफ खिसकना बोर प्रभाव कहलाता है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है? तो विद्यार्थियों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, जिसकी कमी से मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, जिसे हम सक्रिय रोग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि तर्कु तंतु किससे बने होते हैं? तो तर्कु तंतु जो कोशिका विभाजन के दौरान उत्पन्न होते हैं, इनका निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो एक अपना वीडियो डाला हुआ है सेंट्रोसोम या तारककाय के नाम से, वो आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। उसमें आप देखोगे कि ट्यूबुलिन के द्वारा एक सेंट्रियोल के अंदर, तारक के अंदर 27 जो माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है, वो मेटाफेज अवस्था के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है, जो कि गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन में सहायता प्रदान करते हैं। तो विद्यार्थियों राइबोसोम एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप राइबोसोम के नाम से वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वो अच्छी तरह से आप उसका अध्ययन करोगे, आप बार बार से उस वीडियो को देखोगे, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने को पता है कि राइबोसोम का निर्माण जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन के जुड़ने के द्वारा होता है, और ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, 70S और 80S। 70S जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम होता है। तो 70S की उप इकाइयाँ होती है 30S और 50S, और 80S की उप इकाइयाँ होती है 40S और 60S। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। फिर 30S में 16S rRNA पाया जाता है, 40S में 18S rRNA पाया जाता है, और 50S के अंदर 23S और 5S rRNA उपस्थित होता है, जबकि 60S के अंदर 28S, 5S और 5.8S rRNA उपस्थित होता है। तो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्यतः ये पूछ लिया जाता है कि 70S किन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, या फिर इनकी उप इकाइयों के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि 16S rRNA किस में पाए जाते हैं? तो ये राइबोसोम की 30S उप इकाई के अंदर पाए जाते हैं, जो कि 70S राइबोसोम की छोटी उप इकाई होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना लिंग निर्धारण से संबंधित है। तो ZW विधि से किन जीवों में लिंग निर्धारण होता है पूछा गया है। तो मनुष्य के अंदर सिंपल सा है, XXXY विधि काम में ली जाती है। तो पक्षियों के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है वो Z और ZW के द्वारा होता है, इन विधियों के द्वारा होता है। यहाँ जो अंडाणु होते हैं वो दो प्रकार के गुणसूत्रों वाले बनते हैं, Z गुणसूत्र और W गुणसूत्र वाले, जबकि शुक्राणु एक समान होते हैं। तो पक्षियों के अंदर लिंग का निर्धारण करने के लिए अंडाणु मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, जो कि विषम युग्मकी प्रकार के होते हैं। यदि Z गुणसूत्र वाले अंडाणु का संयोजन Z गुणसूत्र वाले स्पर्म से हो तब नर पक्षी का विकास होता है, और यदि W क्रोमोसोम वाले स्पर्म ओव्यूम या अंडाणु का संयोजन शुक्राणु के साथ हो तो इस स्थिति में ZW संतति का विकास होगा, जो कि मादा संतति होती है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि mRNA के नॉन कोडिंग भाग क्या कहलाते हैं? तो विद्यार्थियों mRNA पर पाए जाने वाले वे भाग जिन पर नाइट्रोजनी क्षारकों के कोड नहीं पाए जाते हैं उन्हें इंट्रोन के नाम से जानते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, म्यूटोन होता है जीन का वह भाग जिसके अंदर उत्परिवर्तन पाया जाता है। फिर है न्यूक्लियोसोम में कौन से स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? तो H2A, H2B, H3 और H4, इन चार प्रकार के स्टोन प्रोटीन के दो दो अणु आपस में मिलकर स्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं, जो कि न्यूक्लियोसोम का निर्माण करने में सहायक होती है। और अगर अपने बात करें क्रोमेटिन जालिका के निर्माण में कौन से स्टोन प्रोटीन काम में लिए जाते हैं, तो साथ में H1 को ऐड कर दिया जाएगा, जो कि लिंकर स्टोन प्रोटीन की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइम क्रिया का प्रेरित आसंजक सिद्धांत किसने दिया? तो डेनियल ई कोसलैंड। कोसलैंड नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो कोसलैंड ने प्रेरित आसंजक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ ही विद्यार्थियों ध्यान रखना, तालाचाबी सिद्धांत का प्रतिपादन एमिल फिशर नाम के वैज्ञानिक ने किया। क्वेश्चन नंबर 37, पेप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है CO2 स्थिरीकरण का प्रमुख एंजाइम है, ये किसमें पाया जाता है? तो C4 प्लांट और कैम प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो ये C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होने के कारण इस प्रकार के पादपों को C4 प्लांट के नाम से जानते हैं, जबकि इनके अंदर अम्ल का निर्माण होता है जिसे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। इस कारण इन्हें केम प्लांट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्लाइकोलाइसिस का
एलोस्टेरिक एंजाइम कौन सा है? तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु भाग लेता है, तो एक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसका प्रमुख एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा हार्मोन पादपों में ट्रिपल रिस्पॉन्स की क्रिया को प्रेरित करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है इथाइलिन हार्मोन है, ये जड़ और तने के विभिन्न प्रभावों का नियंत्रण करती है। तो इथाइलिन या C2H4 हार्मोन त्रिक प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लाल प्रकाश अवशोषित किया जाता है, तो ये फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थे अपने 40 क्वेश्चंस जो कि जेट एग्जाम 2017 के दौरान पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और ये मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारियाँ लाभदायक लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, ताकि आगामी जो वीडियो है उसमें अपने कुछ सुधार किए जा सके। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट दे सकते हो, उस पर गौर की जाएगी। तो विद्यार्थियों, आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगामी जो वीडियो है उनके टॉपिक की रूपरेखा तय की जाएगी। तो आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और या फिर आपको लग रहा है कि जिस किसी टॉपिक के नोट्स आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो उससे संबंधित वीडियो अपना अगला जारी करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।